हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशंस काफी अच्छी चल रही होंगी। सो उसी को सपोर्ट करने के लिए मैंने सर एबीसी एनालिसिस बनाया है अबाउट सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग कि सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग की रिवीजन आपको किस तरीके से करनी है फॉर दिसंबर 21 अटेम्प्ट। अभी पीछे मैंने अकाउंट्स का भी वीडियो डाल दिया था कि सर अकाउंट्स का एबीसी एनालिसिस क्या रहेगा। ये मैं अटेम्प्ट वाइज इसलिए बनाता हूँ क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको कंसिडर करके एबीसी एनालिसिस रहता है। क्या होता है सर, कई बार क्या होता है कि जैसे लास्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस आए वो करंट अगले अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं होते हैं। तो उन चीजों को कंसीडर करके एक एबीसी एनालिसिस बनाया जाता है। तो एबीसी एनालिसिस अटेम्प्ट वाइज चेंज होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है सर, आप कोई भी पुरानी वीडियो मत देखा करो कि एबीसी एनालिसिस की कहीं 2-1 साल पहले डली हुई हो, या इवन 1-2-1-3 अटेम्प्ट पहले की भी डली हुई हो एबीसी एनालिसिस की। वो वीडियो देख के आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सर एबीसी एनालिसिस हमेशा पास अटेम्प्ट को कंसीडर करके ही बनाया जाता है, प्लस करंट इंस्टीट्यूट क्या पूछने वाला है, किस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, उस तरीके को उस चीज को पूछकर बनाया जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर सर कुछ एबीसी एनालिसिस निकलता है अबाउट योर एडवांस अकाउंटिंग पेपर कि सर एडवांस अकाउंट का किस तरीके से हमें ध्यान रखना है। कैटेगरी ए में जो चैप्टर है वो कौन कौन से चैप्टर डले सर। एक तो डला है बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी। सबसे पहले सर आपको बैंकिंग और एनबीएफसी चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं। ये दोनों सर छोटे छोटे चैप्टर हैं और इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। दोनों मिलाकर सर एग्जाम में 12 से 16 नंबर तक के पूछे जा सकते हैं। ऑन एन एवरेज आप समझ के चलो सर 10-15 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपको बैंकिंग एनबीएफसी से ही मिलेगा। और दोनों बेहद आसान है। थोड़ा चीजें आपको यहाँ पर याद करनी होती है, थोड़ा रूल्स वगैरह है, रेगुलेशंस वगैरह वो आपको याद करनी होती है, अदरवाइज कुछ नहीं है। ठीक। बैंकिंग में जनरली बच्चों का क्वेश्चन आता है सर सीआरआर एसएलआर। अननेसेसरी ये क्वेश्चन घूमता रहता है सर, सीआरआर क्या रहेगा, एसएलआर क्या रहेगा। देखो, इंस्टीट्यूट का ये कहना है कि जो भी लेटेस्ट चल रहा होगा सीआरआर एसएलआर वो हम लेकर चलेंगे। तो अभी जो लेटेस्ट एज पर आरबीआई सीआरआर का जो रेट चल रहा है लेटेस्ट, सीआरआर का जो रेट है दैट इज योर 4%, और एसएलआर का जो रेट है दैट इज योर 18%। ये अभी लेटेस्ट चल रहा है, ये अभी लेटेस्ट चल रहा है। और एक होता है स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व में जो ट्रांसफर करना होता है उसका जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 25% की। बैंक्स को अपने प्रॉफिट का 25% पैसा स्टैट्यूटरी रिजर्व में डालना होता है। तो ये लेटेस्ट रेट्स हैं। बाकी आप खुद बताइए, क्या कभी इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है? शायद ही कभी पूछा जाएगा। सिर्फ तब पूछा जाएगा सर जब बैंकिंग कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने को आती है, पूरा बैलेंस शीट वगैरह बनाने को उन्होंने पूछ लिया, जो कि सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। छोटी छोटी एडजस्टमेंट पे क्वेश्चन पूछते हैं सर, जैसे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, प्रोविजन रिक्वायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे की पूरी बैलेंस शीट वगैरह बनाना, पीएल वगैरह बनाना, वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। करके जरूर जाना है लेकिन वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। इसलिए ये सीआरआर एसएलआर अननेसेसरी सर इसके ऊपर डिबेट करना कि सर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ये इतना रेलेवेंट नहीं होता। कई बार तो सर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में ही मेंशन कर देता है कि सीआरआर इतना लेना है, एसएलआर इतना लेना है और स्टैट्यूटरी रिजर्व इतना लेना है। ठीक। तो उसमें ज्यादा डिबेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर इन केस अगर आप सीआरआर एसएलआर गलत भी लिख देते हो और नोट के साथ आप दे देते हो कि हमने एज्यूम किया है कि सीआरआर इतना परसेंट है, एसएलआर इतना परसेंट है, तो इंस्टीट्यूट आपका वो गलत नहीं करेगा। ये ध्यान रखना इस चीज को, नोट दे देना बस। ठीक है जी। तो ये बैंकिंग एनबीएफसी आपको सबसे पहले कर लेना है। उसके बाद आप करोगे सर ईसॉप्स का चैप्टर। ये भी एक काफी छोटा सा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली मिलता ही मिलता है। तो ईसॉप्स का चैप्टर करके जाना। फिर हम एक बड़ा चैप्टर उठा लेंगे दैट इज योर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में आप क्या करोगे सर, पार्टनरशिप में कई सारी चीजें हैं। तो पार्टनरशिप में एक कैटेगरी में मैंने कौन सा डाला सर, डिसोल्यूशन डाला। डिसोल्यूशन में आपका गार्डनर मरे रूल वाला हो गया। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पीस मिल का अगर क्वेश्चन आएगा तो 20 नंबर का पक्का क्वेश्चन आ जाएगा, अगर आएगा तो 20 नंबर का ही पूछेगा। और एक डाल दिया सर 5 नंबर में एलएलबी थ्योरी, इंस्टीट्यूट का काफी फेवरेट है, एलएलबी थ्योरी पूछा जाएगा। मैंने पीस मिल डिसोल्यूशन इसलिए डाले एक कैटेगरी में क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में नहीं पूछे गए थे। तो मुझे लगता है सर पीस मिल वगैरह काफी टाइम से नहीं पूछ रहे इंस्टीट्यूट, तो मे बी इस अटेम्प्ट में वो पीस मिल पूछ लेगा। ठीक। तो ये हो गया आपका। फिर आप डाल लेना सर अगला चैप्टर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, जिसमें से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन, 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक। कोई भी, ये जो चैप्टर मैंने लिखे है ऐसा कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया जिसमें इन चैप्टर में से क्वेश्चन ना आया हो। ये चैप्टर सर हमेशा आपके एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। फिर आपका आ गया कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन से जनरली 15 नंबर का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट फिक्स पूछता ही पूछता है। ठीक। तो ये आपके चैप्टर्स हो गए। और कुछ एएस मैंने पिक करे हैं, जैसे एएस 19 लीजेस वाला, लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया था तो इस बार मुझे लगता है आ सकता है। ईपीएस हो गया 20, एएस 20 ईपीएस, ये भी सर इंपॉर्टेंट एएस है, लास्ट नहीं पूछा था इस बार पूछ सकता है। एएस 26 इंटेंजिबल एसेट हमेशा आता ही आता है सर, काफी इंपॉर्टेंट है।
AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ये लास्ट टाइम पूछा था लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन AS9, ये भी पूछा था लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 AS मैंने सर एक कैटेगरी में डाले हैं, AS19, 20, 26, 7 एंड 9, सॉरी 5 AS मैंने एक कैटेगरी में डाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये एक कैटेगरी के चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं। अगर आप इन चैप्टर की वेटेज मुझसे पूछोगे सर एग्जाम में ये कितनी वेटेज रखते हैं, तो लगभग 70 टू 75 मार्क्स का पेपर आपको इनमें से मिलेगा। आप कैलकुलेट कर लेना सर, 70-75 नंबर का जो पेपर है वो आपको इनमें से मिलेगा ही मिलेगा। 70 टू 75 मार्क्स आपको इनमें से मिल जाएंगे। इनके लिए आपको करना क्या है, इनके लिए आपको सर जो आपके कॉन्सेप्ट्स है वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, जहां से भी आपने क्लासेस ली हैं उनके कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे। कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट जरूर आपको अच्छे से करके जाना है। क्वेश्चन भले ही आप थोड़े कम कर लो लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपके क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, पक्के होने चाहिए। ठीक, क्लासेस कहीं से भी लियो आपने, जहां से भी लियो, मुझसे लियो, मेरे कॉन्सेप्ट्स हो गए वगैरह वगैरह, प्लस जहां से भी आपके पास क्लासेस हैं उनकी बुक जरूर रेफर करना। ठीक, बुक सर ठीक है, बुक में आप सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते लेकिन आपने अब रिवीजन का टाइम है तो आपने कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट जरूर मार्क कर रखा होगा, तो वो मार्क्ड क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट मार्क क्वेश्चन है उनको देखना। आईसीआई के क्वेश्चन सारे करोगे आप, आईसीआई का एक भी क्वेश्चन आप छोड़ोगे नहीं। आरटीपीज और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन जितने अवेलेबल है साइट पर वो सारे करोगे, खास करके एक कैटेगरी के चैप्टर के लिए। आई थिंक मई 2018 से इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे, तो मई 2018 से जितने भी आपको मिलते हैं सर वो सारे के सारे आपको आरटीपीज और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन जरूर 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 करने हैं। ठीक, कोई इनमें से नहीं छोड़ोगे। तो ये जो ए कैटेगरी के चैप्टर है इनको तो सर आप कहते हैं ना कि घोट कर पी जाना, इनको बहुत अच्छे से करके जाओगे, इनमें कोई भी आप कमी नहीं छोड़ सकते। उसके बाद आएगा सर बी कैटेगरी के चैप्टर्स में क्या क्या आएगा। बी कैटेगरी में मैंने 3 चैप्टर डाले और 3 एएस डाले। कौन कौन से? बी कैटेगरी में चैप्टर डाल दिया मैंने अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये दो सर एक पूरा एक अलग सेट बनता है, अमेलगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। मैं ये नहीं कह रहा सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी आपको अमेलगमेशन इंटरनल में से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में देखने को, लेकिन इसको आप बी कैटेगरी में डाल के चलना क्योंकि ये अपने आप में बड़े बहुत है, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है। तो बेटर रहेगा कि सर आप पहले इन छोटे छोटे जो ए कैटेगरी वाले छोटे छोटे चैप्टर्स है इनमें टाइम कम लगेगा, इनको पहले कवर कर लो, उसके बाद इन बड़े चैप्टर्स में आ जाना। फिर आप डिसोल्यूशन का जो बैलेंस टॉपिक है उसको उठा लेना, जिसमें आपका अमेलगमेशन ऑफ फर्म्स, सेल ऑफ फर्म टू कंपनी, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो ये 3 चैप्टर आपको बी कैटेगरी में सेकंड प्रेफरेंस में लेकर चलने हैं। और 3 एएस डाले मैंने, एएस 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, एएस 18 रिलेटेड पार्टी और एएस 22 आपका टैक्सेस ऑन इनकम वाला, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वाला। ठीक है जी, इन चीजों की वेटेज अगर मैं रखूं तो सर 30 टू 35 मार्क्स बनती है। अब आप क्या होगे सर 30 टू 35 मार्क्स के लिए ये सब चीजें हैं, 70-75 के लिए मेरे पास इतना सारा काम है। लेकिन ये 70-75 मार्क्स वाला जो काम है आपके पास दिखने में बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन टाइम इनमें कम लगेगा, इनमें टाइम आपको कम लगेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा। 30-35 के चक्कर में अगर आप रहोगे तो सर इनमें आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो इसको बी कैटेगरी में लेकर चलना। अगर आप ए और बी को ही जोड़ दोगे तो सर ए और बी मिलाकर आपके 100 से लेकर 115-120 नंबर तक खींच देते हैं। 100 से लेकर 115 नंबर तक की वेटेज आपको ए और बी के टॉपिक्स में से मिल जाएगी। बी कैटेगरी के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है सर? बी कैटेगरी के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, जो भी बुक के क्वेश्चंस आपने मार्क कर रखे हैं वो पढ़ोगे आप, आईसीआई के सारे क्वेश्चंस देखोगे, आरटीपी और पास्ट एग्जाम यहां पर आप पिछले 4 अटेम्प्ट के भी कर लोगे तब भी आपका काम बन जाएगा कि सर आरटीपीज और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पिछले 4 अटेम्प्ट के भी अगर आप देख लोगे फॉर बी कैटेगरी, आपका तब भी काम काफी हद तक बन जाएगा। अब आता है सी कैटेगरी। सी कैटेगरी में क्या क्या आप देखोगे? सी कैटेगरी सर मैंने ज्यादा नहीं रखी चीजें, बायबैक और ईएसडीआर, बायबैक और ईएसडीआर ये सर कभी पूछ लेता है कभी नहीं पूछता है, तो इसको मैंने सी कैटेगरी में रखा। लास्ट टाइम इन्होंने पूरा क्वेश्चन पूछा था, इस बार आने के चांसेस थोड़े यहाँ से कम है। ठीक, तो बायबैक ईएसडीआर यहाँ पर आ गया। और 4 मैंने एएस रखे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जैसे AS4 हो गया कंटिजेंसी वाला, AS5 हो गया नेट प्रॉफिट और लॉस वाला, AS29 प्रोविजंस हो गया और AS24 आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस हो गया। तो ये 4 मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रखे हैं। सी कैटेगरी चैप्टर है, इनकी जो वेटेज है वो आपकी 10 टू 15 मार्क्स की है। इनके लिए आपको क्या करना है सर, वही सेम चीज, कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे। अगर आप जो भी ऑथर है उसकी बुक के क्वेश्चंस ना भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल कर लेना, आरटीपी और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन कर लेना 5-4 कि मतलब जो मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको लिखवा रखे वो कॉन्सेप्ट्स आप देख लेना। मेरी बुक के क्वेश्चन अगर सी कैटेगरी में नहीं भी देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आईसीआई के स्टडी मैट के क्वेश्चन कवर कर लेना और आरटीपी पास्ट एग्जाम पिछले 4 अटेम्प्ट के भी कवर कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। सीक्वेंस आपको यही रखनी है सर, पहले ए फिर बी फिर सी।
ठीक, इस तरीके से अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से तैयारी करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी, क्योंकि अब रिवीजन का टाइम चल रहा है तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है जी, बात समझ में आती है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करो सर, प्रिपरेशन करके चलो। और एडवांस अकाउंटिंग में सर नंबर लाना बहुत आसान है एज कंपेयर टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बड़ा सब्जेक्ट है, लेंथी सब्जेक्ट है, वहां पर सर क्या होता है गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन एडवांस अकाउंटिंग में कोर्स तो सर बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा एडवांस में आपको हल्का सा कम ही मिलेगा, यहाँ पर बड़े बड़े चैप्टर और स्टैंडर्ड ज्यादा है। लेकिन एडवांस अकाउंटिंग में बच्चा नंबर स्कोर कर लेता है आसानी से, क्योंकि उसके अकाउंटिंग पढ़ते पढ़ते इतने अच्छे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं कि एडवांस अकाउंटिंग में उसे इतनी दिक्कत आती नहीं है। ठीक, तो एडवांस अकाउंटिंग में नंबर लाना आप लोगों के लिए काफी आसान है, प्रोवाइडेड कि आप अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से एक प्रॉपर मैनर में आप अपनी प्रिपरेशन करके चलोगे तो। ठीक है जी, ओके। अब पेपर पैटर्न अगर डिस्कस करेंगे सर, पेपर पैटर्न किस तरीके से आता है सर, यहाँ पर एएस की जो वेटेज होती है, एडवांस अकाउंटिंग में एएस की जो वेटेज होती है वो सर लगभग 30 टू 35 मार्क्स होती है। ग्रुप 1 वाले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे उनमें एएस कम थे तो वो फिक्स है सर 20 नंबर के आएंगे कंपलसरी क्वेश्चन में पूछते हैं और एक्स्ट्रा वो नहीं पूछते। लेकिन एडवांस अकाउंटिंग में एएस ज्यादा है तो वो वेटेज भी उसकी ज्यादा है, 30 टू 35 मार्क्स आपको वेटेज दिखेगी। एग्जाम में 30-35 नंबर के एएस पूछ लिए जाते हैं, देखते हैं कैसे पूछेगा। क्वेश्चन 1 जो कंपलसरी है इसमें तो फिक्स है सर एएस आपके 20 नंबर के पूछेगा। जनरली आपके सर 4 क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के, ठीक, तो यहां पर पूछेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6, इन 5 क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होता है। अब ये 20 मार्क्स कैसे होते हैं सर, इसमें सर 10 और 10 के 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, 15 और 5 के भी पूछे जा सकते हैं, 12 और 8 के भी पूछे जा सकते हैं, और एक फुल फ्लैज 20 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एडवांस अकाउंटिंग में खासकर सर 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे पार्टनरशिप 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अमेलगमेशन का फुल क्वेश्चन 20 नंबर का पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज एडवांस में सर ज्यादातर आपको 15-5 वाली कैटेगरी मिलेगी या 10-10 वाली कैटेगरी मिलेगी। 15-15 नंबर के क्वेश्चन तो यहाँ पर कंफर्म है, आते ही आते हैं। ठीक, तो ये आपकी वेटेज है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपको सर जरूर 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 करना चाहिए, इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे क्योंकि इसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलती है। तो अगर आपके स्टैंडर्ड्स पक्के हैं, अगर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पक्के हैं, तो यहां पर आपके सर 2-3 क्वेश्चन एएस से मिल जाएंगे। एएस तो हर कोई बच्चा करके जाता है क्योंकि एएस कंपलसरी नहीं है, तो एएस बच्चा छोड़ेगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको जरूर करना चाहिए, इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। क्वेश्चन 1 भी आपको करना ही करना है। क्वेश्चन 6 में आता क्या है सर, 25 नंबर के क्वेश्चन लगभग पूछ लेता है, वो 5 क्वेश्चन पूछता है 5-5 नंबर के। इनमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने होते हैं 5-5 नंबर के। इंटरनल चॉइस भी आपको मिल जाती है, तो यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पूछ लिया, छोटे छोटे क्वेश्चन किसी भी कॉन्सेप्ट में से वो पूछ सकता है। ठीक, तो चॉइस जो आपको रखनी है वो आपको इन्हीं टॉपिक्स में से रखनी होती है, 2 3 4 5। अब बच्चा क्या करता है मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली। बच्चा क्या करता है सर, बच्चा 2 चीजों में से कोई भी एक चीज पक्की करके जाता है। 2 चीजें कौन सी, या तो कंसोलिडेशन या अमेलगमेशन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं कह रहा मैं, वो तो करना ही करना है, वो बहुत आसान है, वो जरूर करना। कंसोलिडेशन या अमेलगमेशन, इन दोनों में से किसी एक एरिया में बच्चे का हाथ थोड़ा तंग होता है। कुछ बच्चे पार्टनरशिप भी बोलते हैं, लेकिन सर पार्टनरशिप में आप रिस्क मत लेना, पार्टनरशिप जरूर करके जाना। तो कंसोलिडेशन अमेलगमेशन में जिसमें भी आपका हाथ थोड़ा तंग है, तो आपको वो क्वेश्चन मेरे हिसाब से 2 3 4 5 में ही मिलेगा आपको, तो वो क्वेश्चन आपको स्किप कर देना चाहिए, प्रोवाइडेड कि उसकी वेटेज ज्यादा हो। ऐसा ना हो सर, मान लो 15 नंबर का कोई पार्टनरशिप का क्वेश्चन है जो आपको आता है और 5 नंबर का कंसोलिडेशन है, तो आप वहां पर ये नहीं करना कि भाई पार्टनरशिप के चक्कर में, कंसोलिडेशन के चक्कर में पार्टनरशिप छोड़ दिया। ये तो खैर आप ऐसी गलती तो करोगे नहीं, बट फिर भी आपको क्या करना है सर, वो चीज देखनी है जो आपको, जो आप जहां पर आपका हाथ थोड़ा तंग है, वही चीज आपको छोड़नी है। जनरली मैं आपको देखो क्रिस्टल क्लियर बता रहा हूँ, अमेलगमेशन कंसोलिडेशन, इन दोनों में से किसी एक चीज में बच्चों का हाथ थोड़ा तंग होता है। ज्यादातर बच्चों का सर कंसोलिडेशन में हाथ तंग होता है, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा सर कंसोलिडेशन करके जाओ, वो बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है, उसका क्वेश्चन मुश्किल नहीं आएगा। अमेलगमेशन फिर वो थोड़ा टेढ़ा करके पूछ सकते हैं, वहां पर फिर दिमाग घुमा देंगे, लेकिन कंसोलिडेशन एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल आता है, सिंपल ही देखा है ट्रेंड सर, सिंपल ही आता है। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न है, इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करके चलनी पड़ेगी। ठीक है जी, और सर मॉक टेस्ट जरूर देने हैं, एटलीस्ट 2 या 3 आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट के लिए सर मैं मॉक टेस्ट रिलीज कर दूंगा, एग्जाम से पहले पहले आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो 3 मॉक टेस्ट आपको जरूर परफॉर्म करने हैं। एडवांस अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग के भी रिलीज हो जाएंगे, एडवांस के भी हो जाएंगे। मॉक टेस्ट कहां मिलेंगे सर, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वो ऐप डाउनलोड कर लेना, जैसे ही मॉक टेस्ट अपलोड होंगे उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी उसकी। प्लस
हमारे साथ रिवीजन लेक्चर चल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, अकाउंटिंग के भी, एडवांस अकाउंटिंग के भी, तो सर वो आप अटेंड करना। टॉपिक वाइज चल रहे हैं, तो जैसे आपका टॉपिक फॉलो हो जाएगा तो आप टॉपिक अपना देख सकते हो। उसका शेड्यूल मैंने सर टेलीग्राम में भेज रखा है, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करेगा तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, तो पूरा शेड्यूल मिलेगा। डेट सब उसकी थोड़ी चेंज हो गई है, मंडे से वो तो मैं दोबारा रिज्यूम करूंगा, अभी बीच में थोड़ा टेक्निकल रीजन की वजह से मैं रिज्यूम नहीं कर पा रहा, तो मैं मंडे से रिज्यूम करूंगा अपने लाइव सेशंस दोबारा। ठीक, शेड्यूल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, मिल जाएगा, सीक्वेंस हमारी वही रहेगी, सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं है, डेट्स में चेंज है। ठीक है जी, तो इस तरीके से सर आपको अपनी एडवांस अकाउंटिंग की प्रिपरेशन करके चलनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, काफी यूजफुल भी है वीडियो सर, इसको डाउनलोड करके रख लेना, अपने पास सेव करके रख लेना, और जब आप प्रिपरेशन अपनी शुरू करो अच्छे से अपना प्रिपेयर करके चलना। वीडियो की सर देखो मेरा नंबर भी फ्लैश हो रहा है 9717175748, आपका कोई भी डाउट हो, चाहे मेरे स्टूडेंट हो या ना हो, आपका कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी, मैं डेफिनेटली सर आपके डाउट्स का रिप्लाई दे दूंगा। कॉल मत करना सर, कॉल वगैरह पिक नहीं होती है, व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़ देना सर, आपको रिप्लाई लेट सवेर हो गए मिल जाएगा रिप्लाई। कोशिश मैं ये करता हूँ सर 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई कर दूं। इन एनी केस अगर किसी रीजन की वजह से थोड़ा बिजी हो तो टाइम लग सकता है, लेकिन 99.9% आपको विद इन 24 आवर्स रिप्लाई आपका मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर, प्रोवाइडेड वो पढ़ाई रिलेटेड डाउट हो। अगर आप मेरे से एक्स्ट्रा चीजें पूछ रहे हो तो मैं बहुत कम रिप्लाई करता हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड डाउट हो तो मैं आपको जरूर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी, चलिए फिर अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, कोई दिक्कत परेशानी आए तो मुझे बता दीजिएगा। टिल देन मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।